पोषक तत्व, ध्यान रखिए पोषक तत्व। और फटाफट इस क्लास को आप इस लिंक को सभी साथियों के पास शेयर कर दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमी देखी जाए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री देखिए, ये इस टॉपिक से आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सबसे बोरिंग टॉपिक भी है और सबसे इजी टॉपिक भी यही है। तो देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व, किसी भी पौधे को अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी वो पोषक तत्व है? तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे और उनका नाम था आर्नोन। देखो नाम याद रख लेना, आर्नोन। आर्नोन, एक का नाम था आर्नोन और दूसरे का नाम था स्टाउट। स्टाउट, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक नियम दिया और उसका नाम था आवश्यक पोषक तत्व कसौटी। आवश्यक पोषक तत्व, पोषक तत्व कसौटी। देखिए यहां से आपको एग्जामिनर नहीं क्वेश्चन नहीं करेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे पहले आवश्यक पोषक तत्व कसौटी नियम किसने दिया? तो वो कौन से दो भाई थे? आर्नोन और स्टाउट। ध्यान रखना, कब दिया? 1939 के अंदर। ध्यान रखना, 1939 के अंदर ये दोनों पार्टनर थे और इन्होंने कहा कि पौधों को अपना जीवन यापन के लिए आवश्यक पोषक तत्व चाहिए। लेकिन इन्होंने पूरा मतलब जो भी इन्होंने नियम दिया, इसमें भी कुछ मतलब असमानताएं थी, कुछ ऐसे कारण थे कि इन्होंने पूरी तरीके से विस्तृत वो बात नहीं बताई। तो इसके बाद में क्या हुआ, ये दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी भयंकर हुई, इसने जूते से पिटाई की किसकी? स्काउट की, और इसको आउट कर दिया। तो ध्यान रखना, इसका जो संशोधन मतलब पूरी तरीके से संशोधन किया वो किया आर्नोन ने। तो आपसे पूछे आवश्यक पोषक तत्व कसौटी नियम किसने दिया? तो कौन आएगा? आर्नोन और स्टाउट ने। कब दिया? 1939 में। उसके बाद में क्या हुआ? 1954 की बात है, सन 1954। 1954 सन याद रख लेना। उसमें क्या हुआ, इसके तो जूते दे के बाहर निकाल दिया और ये बचा अकेला आर्नोन। आर्नोन ने इस मतलब पौधों के अंदर जितने भी पोषक तत्व चाहिए उसके बारे में विस्तृत बताया। कब बताया? 1954 में। 1954 में आर्नोन ने यह बताया कि पौधों को अपना जीवन यापन के लिए लगभग कुछ किताबों में 16 भी है, अब वर्तमान लेटेस्ट किताबों में 17। इसने बताया कि पौधों को अपना जीवन यापन के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वो 17 के 17 पोषक तत्व आज ही पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 2 घंटे में हो, चाहे 6 घंटे में हो। अब ध्यान रखना, इसने बता तो दिया कि पौधों को जीवन यापन के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए और वो आप सब पढ़े हुए हो, लेकिन इसका जो मतलब जो इसने विस्तृत बात बताई उसके 3 नियम थे। ये जो आवश्यक पोषक तत्व कसौटी नियम है ना, इसमें 3 बातें मुख्य बातें बताई और वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, आप निश्चिंत रहे, टेंशन फ्री रहे। इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनने हैं मैं पूरे के पूरे आपको बताऊंगा। इसने यह कहा, आर्नोन ने क्या कहा? पहली बात, और तीनों बातें आपके खोपड़े में घुस जानी चाहिए। पहली बात इसने यह बताई कि जो भी आवश्यक पोषक तत्व कसौटी अधिनियम में 3 बातें बताई थी और पहली बात वह बताई थी कि कोई भी आवश्यक पोषक तत्व कौन से कहलाएंगे? जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। अरे पोषक तत्व तो हजारों है, लेकिन उसमें से 16-17 पोषक तत्वों को इसने आवश्यक क्यों बताया? अगर वो नहीं मिलेंगे पौधे को तो वो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, क्या बोला कि आवश्यक पोषक तत्व मान लो 100 है, लेकिन पौधों को तो केवल 17 ही चाहिए ना। तो ये 17 ही इंपॉर्टेंट क्यों? तो इस किताब में यही लिखा था आर्नोन ने। कब बताया था? 1954 में, कि आवश्यक पोषक तत्व वह कहलाते हैं जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। पहली बात हो गई। दूसरी बात बताई, कोई भी आवश्यक पोषक तत्व है, जो 17 पोषक तत्व है, तो इसकी पूर्ति वही कर सकता है, मतलब दूसरा नहीं कर सकता। अगर मान लो पोषक, मेरे को दूध की जरूरत है, सुबह सुबह उठते ही चाय की जरूरत है, सुबह सुबह चाय की जरूरत है, और कोई कोल्ड ड्रिंक लाके पिला दे तो वो तो कोल्ड ड्रिंक तो उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो दूसरी बात इसने ये कही थी आर्नोन ने 1954 में
कि किसी विशेष पोषक तत्व की कमी केवल वो ही पोषक तत्व कर सकता है, बाकी दूसरा नहीं। पौधे को नाइट्रोजन चाहिए तो फास्फोरस डालोगे तो उससे पार नहीं पड़ेगी भाई, उसकी जो कमी है ना वो ही कर पाएगा खुद ही। तीसरी बात, आवश्यक पोषक तत्व पादप की या पौधे की उपापचयी क्रियाओं में सीधा भाग लेगा। कैसे? अरे आवश्यक पोषक तत्व 17 वह कहलाते हैं, पौधों में उपापचयी क्रिया होती है तो उसमें वही पोषक तत्व भाग लेगा, दूसरा नहीं लेगा, ध्यान रखना। अब कैसे? अभी मान लो प्रोटीन का निर्माण होता है पौधे में, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की। अब फास्फोरस से थोड़ी प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, नाइट्रोजन से ही होगा, वो आगे भी पढ़ेंगे अपन। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात, आवश्यक पोषक तत्व वह तत्व कहलाते हैं जिसके बिना पौधा अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसी भी विशेष पोषक तत्व की कमी अगर हो गई पौधे के अंदर, पौधा है कोई और इसके अंदर फास्फोरस की कमी हो गई, तो भाई फास्फोरस ही इसकी पूर्ति करेगा, दूसरा नहीं कर सकता इस पौधे में। तीसरी बात, पौधे आवश्यक पोषक तत्व वह कहलाते हैं जो पौधे की उपापचयी क्रियाओं में सीधा यही तत्व भाग लेगा, दूसरा नहीं लेगा। जैसे मैंने उदाहरण बताया था, मान लो पौधा है और उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है इसके अंदर, तो प्रोटीन के निर्माण में आपको पता है नाइट्रोजन भाग लेगा, तो फास्फोरस प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा। आगे समझ में 3 बातें। अब देखो, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब पढ़ेंगे अपन एक एक पोषक तत्व के बारे में, और अगर आपके साथी भी देख रहे हैं ये वीडियो, नहीं देख रहे तो उनको भी बुला लो, जोड़ लो फटाफट। एक एक पोषक तत्व पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चन उठ के आएगा सीधा। अब ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट और एक बार जय बाबारी बोल दो, जयकारा लगा दो, तो थोड़ा सा जोश आ जाए। अरे यार जोश का काम तो कर ही नहीं रहे सबको, और मेरी तरफ से राम राम, सबको टेंशन मत लो। अब बात करेंगे अपन पोषक तत्वों की। और देखो, जो जिसने ये क्लास मिस कर दी उसकी जिंदगी खराब हो गई है, समझो। एक क्वेश्चन गर्त में गया, 4 नंबर कट गए, 4000 लड़कों से नीचे आ गया। अब देखो, पहला पोषक तत्व नाइट्रोजन, और जो कमेंट्स कर रहा है ना उसका तो 8 नंबर कटेंगे। नाइट्रोजन, अरे ये क्या हो गया रे इसके, अरे भाई ये क्या हो गया। नाइट्रोजन, देखो पहला पोषक तत्व है नाइट्रोजन। देखो अब ये तो बताऊंगा नहीं प्राथमिक कौन से, द्वितीय, अगर सूक्ष्म, ये सब जानते हो आप, छोटी छोटी किताबों में पढ़ लेना आप, कौन से प्राथमिक है, द्वितीय कौन से, सूक्ष्म कौन से, वो कौन से। देखो पहला पढ़ेंगे अपन 17 पोषक तत्व नाइट्रोजन, और पहला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्रोजन का काम क्या है? देखो जो नाइट्रोजन होता है ना, पौधे को क्या होता है, नाइट्रोजन का जो अवशोषण होता है ना, वो धनायन के रूप में भी और ऋणायन के रूप में भी। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट, और 5 लाइनें बताऊंगा और 5 में से 1 लाइन छप जाएगी। पौधे हमेशा नाइट्रोजन को धनायन के रूप में भी लेते हैं, धनायन, और किस में लेते हैं, और ऋणायन में भी, ऋणायन के रूप में भी। देखो बहुत ही बड़ी लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पौधे हमेशा नाइट्रोजन को धनायन के रूप में भी ग्रहण करते हैं और ऋणायन के रूप में भी करते हैं। धनायन के रूप में करते हैं NH4+, देखो NH4+ के रूप में, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। धनायन को लेते हैं NH4+ के रूप में, और ऋणायन को लेते हैं NO3- के रूप में, NO3- के रूप में। अब देखो कैसे, अरे एकमात्र यही तत्व है नाइट्रोजन जिसको पौधे दोनों रूप में ग्रहण करते हैं, और जो धनायन के रूप में लेते हैं अमोनिया। ये बात हो गई अमोनियम, अमोनिया या अमोनियम लिख दो यहां, अमोनियम के रूप में। और ये जो ऋणायन के रूप में लेते हैं, ये लेते हैं नाइट्रेट, ये हो गया नाइट्रेट। आपसे एग्जामिनर पूछेगा पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, धनायन के रूप में भी करते हैं, ऋणायन के रूप में भी करते हैं। धनायन के रूप में NH4+ और ऋणायन के रूप में NO-3, इस रूप में। अमोनिया हो गया और नाइट्रेट। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ 1 करोड़ बार जेट के अंदर, 2 फसलें आपको याद रखनी, एक तो किसमें, धान, एक तो फसल रखना, याद रखना धान, भूल मत जाना, और एक रखना शुगर केन या गन्ना कर दो। ये एकमात्र 2 फसलें हैं
जो पौधे धनायन के रूप में ग्रहण करते हैं। बाकी जितनी भी फसलें हैं पौधे नाइट्रोजन को NO3 नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सभी फसलों में सभी फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? वो करती है ऋणायन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। आपको सीधा सा ध्यान रखना, जितने भी आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची, गोभी, फूल गोभी, ज्वार, बाजरा, मक्का, सब फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? NO3 दे दे ऑप्शन में, नाइट्रेट दे दे, ऋणायन के रूप में दे दे। तो आपको ये ध्यान रखना, सीधा सिंपल सी बात है। और केवल ये ध्यान रखना, धान और गन्ना ये दोनों रूप में ग्रहण करता है एकमात्र। तो आपको किताबों में ज्यादातर धान ही लिखा हुआ, लेकिन ध्यान रखना गन्ना, शुगर केन भी प्रारंभिक अवस्था में मृदा से या पौधा नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में भी ग्रहण करता। प्रारंभिक अवस्था, शुरू में। बाद में तो वो भी किस में लेगा? ऋणायन के रूप में लेगा। तो पहला नाइट्रोजन का काम क्या हो गया? अरे पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम और नाइट्रेट दोनों रूप में ग्रहण करते हैं, धान और शुगर केन, बाकी सब NO3। पहला काम। अब जो भी पौधे होते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ये पूछ ले। तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 1 से 5%। हर पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 1 से 5%। बैठ गई होगी खोपड़ी में। मृदा के अंदर भी नाइट्रोजन होती है, आपने पढ़ा होगा, दलहनी फसलें मृदा में नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है। तो मृदा के अंदर भी जो नाइट्रोजन होती है वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर आदि के रूप में क्या होती है? ग्रहण करते हैं। अब देखो नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया? फसलें ग्रहण करती है। अब जितने भी पत्तीदार सब्जियां होती है, पत्तीदार सब्जियां, पालक आ गई, चौड़ाई आ गई, चौड़ाई का भी सब्जी बनाते हैं। पत्तीदार सब्जियां, ध्यान रखना, पत्तीदार सब्जियों में और चारे वाली सब्जियों में, चारे वाली फसल में, एक तो आ गई पत्तीदार और दूसरी आ गई चारे वाली फसल। चारे फसल पूरा नहीं लिख रहा, चारे फसल। पत्तीदार सब्जियों में चारे वाली फसलें जान गए, रिंजका, बरसीम, ये चारे वाली आ गई। पत्तीदार सब्जियां इनमें क्या करता है नाइट्रोजन? इसकी रस होता है ना, रस की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ध्यान रखना, रस की गुणवत्ता को बढ़ाता है। रस गुणवत्ता बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? नाइट्रोजन बढ़ाता है। लालियो नाइट्रोजन पत्तीदार सब्जियां और जो चारे वाली फसलें होती है उसके रस की मात्रा या रस की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तीसरा काम, 2 काम बता दिया मैंने, ये कैसे ग्रहण करता है, और दूसरा बता दिया पत्तीदार और चारे वाली सब्जियों में, फसलों में रस की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अब देखो पौधा होता है ना, पौधा, तो उसमें हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पौधे में क्या करता है? ये तीसरा काम, पौधे में हरा रंग भी कौन प्रदान करता है? नाइट्रोजन। 3 काम हो गए, पहला काम, दूसरा काम और ये तीसरा काम। पौधे के में हरा रंग कौन प्रदान करता है? वो करता है नाइट्रोजन। एक छोटा सा काम वो ले लो, अमीनो अम्ल। मैंने अभी बताया था, पहले ही बताया था, स्टार्ट में बताया था, प्रोटीन का निर्माण में कौन सहायक है? बता दिया, या और लिख लेना, अमीनो अम्ल के निर्माण में भी। तो लिख देता हूं चौथा काम, अमीनो अम्ल निर्माण में पौधे में अमीनो अम्ल का निर्माण कौन करता है? उसमें नाइट्रोजन की सबसे प्रमुखता से वो भाग लेता है। और लास्ट काम तो आपको पता ही है, और अब किसी भी खेत है उसमें यूरिया डाल दो, यूरिया में भी नाइट्रोजन होती है 46%। खेत में डाल दो, गेहूं में डाल दो और पानी पिला दो, 5-7 दिन बाद में बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, उसकी बढ़वार बढ़ जाती है। तो ये तो आप वैसे भी कर दोगे, दिमाग भी आप में इतना, एग्रीकल्चर वालों में बहुत दिमाग होता है, साइंस के स्टूडेंट होते हैं। तो वानस्पतिक वृद्धि में, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में 5वां काम क्या हो गया? वानस्पतिक वृद्धि। अरे नाइट्रोजन ही बताता है, नाइट्रोजन ही क्या करता है? वानस्पतिक वृद्धि। ये इधर कोई लिखा हुआ नहीं है, ये तो केवल ऐसे ही है, हो गया हाथ के लकीटा। वानस्पतिक वृद्धि में भी कौन सहायक है? नाइट्रोजन। तो 5 इंपॉर्टेंट काम नाइट्रोजन में, और कुछ भी मत लिखना। अब देखो, इससे अगर नाइट्रोजन की पौधों में कमी हो जाएगी तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा?
देखो एक चीज याद रख लेना आप, तो जो पौधा होता है ना पौधा, इसमें कमी के लक्षण इधर लिख देता हूं मैं, लालाओ इधर लिख देता हूं कमी के लक्षण, ये डिब्बा अपना कमी के लक्षण का है। अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो उससे क्या नुकसान होगा, तो पहली चीज याद रखना, पौधों में भूखा रोग हो जाता है। भूखा रोग कैसे, अरे नाइट भूखा मतलब सूख जाएगा पौधा, तो पौधों में पहला हो जाएगा भूखा रोग। भूखा रोग ही देगा एग्जामिनर, भूखा रोग हो जाएगा। कमी से क्या होगा, भूखा रोग हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, पत्तियां वी आकार की हो जाती है, वी आकार की। किस पोषक तत्व की कमी के कारण पत्तियों का आकार वी आकार की हो जाती है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां वी आकार की, वी फॉर विनोद, विनोद आकार की हो जाती है। और एक क्वेश्चन आया हुआ, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब बार आया हुआ। ये क्वेश्चन अगर जिसको याद हो गया ना, खासकर मैं जेट वाले बच्चों को कर रहा हूं, जेट के एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सबसे पहले कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? ध्यान रखना, पौधे की निचली पत्तियों पर, निचली पत्तियों पर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और पत्तियां कैसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। ध्यान रखना, पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। किसी पोषक तत्व की कमी के कारण निचली पत्तियां पीली पड़ जाती है, वो नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन की कमी के कारण कौन से भाग की पत्तियां पीली पड़ जाती है, निचली पत्तियां। नाइट्रोजन के लक्षण सबसे पहले कौन सी पत्तियों पे दिखाई देते हैं, निचली पत्तियां। तो ले लो स्क्रीनशॉट, दूसरा पढ़ते हैं। यार थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बढ़ाओ, ये लाइक वाइक ये ठोक दो यार। हाँ बेटा, पुरानी पत्तियां ये सब सही है, अपन बात कर रहे हैं आगे। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस, और फास्फोरस तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है फास्फोरस। इस फास्फोरस को बोला जाता है जीवन की कुंजी। इस फास्फोरस को बोला जाता है जीवन की कुंजी, जीवन की कुंजी, कुंजी। ध्यान रखना, की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ। ध्यान रखना, इसको बोला जाता है जीवन की कुंजी। पौधों के जीवन की कुंजी किस पोषक तत्वों को बोला जाता है, वो आ गया फास्फोरस। अब देखो, मैंने नाइट्रोजन की मात्रा बताई थी पौधों के अंदर 1 से 5% होती है, तो फास्फोरस की भी पूछ ले तो फास्फोरस की होती है 0.1 से 0.4%। पौधों के अंदर क्या पाया जाता है, फास्फोरस की परसेंटेज पाया जाता है। अब देखो, यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आएगा और आगे भी आता रहेगा। कैसे? एक तो होती है अम्लीय मृदा। देखो, अम्लीय मृदा, एक हो गई क्षारीय मृदा। अब आप अच्छी तरह जानते हो अम्लीय मृदा का पीएच मान 6 तक हो गया, 6 से आगे की 7, 8, 9, 7.5 तक हो गया उदासीन मृदाएं हो गई, और 7 से ऊपर हो गई क्षारीय मृदाएं। अब ये तो हो गई। अब यहां बात कर रहा हूं मैं, अम्लीय मृदाएं फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करती है और क्षारीय मृदाएं फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करती है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अम्लीय मृदाएं होती है H2PO4, देखो अम्लीय जो मृदाएं होती है वो हमेशा याद रखना, फास्फोरस को H2PO4 माइनस के रूप में ग्रहण करती है। क्या बताया मैंने, H2PO4 माइनस के रूप में ग्रहण करती है। और जो क्षारीय मृदाएं होती है वो PO4, देखो ये तो सेम आ गया, H2 तो नहीं आया, H2 नहीं आया, PO4 आ गया, ऊपर आएगा -3 के रूप में ग्रहण करती है। ये कौन करती है, ध्यान रखना, ये दोनों मृदाएं।
यहां से क्वेश्चन दे देगा अम्लीय मृदाएं फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करती है, H2PO4 माइनस के रूप में। आ गई समझ में। अब देखो फास्फोरस क्या करता है, ये पौधा है यार, नहीं बना डायग्राम, देखो ये पौधा है, ये बना दिया, मेरे से चित्र नहीं बनता भाई, ये पौधा है। जो फास्फोरस का इंपॉर्टेंट काम, सबसे प्रमुख काम अगर बात करें तो ये काम करता है जड़ों की वृद्धि। तो इसका प्रमुख काम क्या हो गया, जड़ों की वृद्धि। जड़ों की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। जड़ों की वृद्धि का इसका फास्फोरस का पहला काम और इंपॉर्टेंट काम है। जड़ों की वृद्धि कौन करता है, फास्फोरस करता है, पहला। दूसरा होती है जो पौधों के अंदर प्रजनन क्रियाएं होती है, प्रजनन क्रियाएं, प्रजनन क्रियाओं में भी क्या काम आता है, प्रजनन क्रियाओं में, पौधों की प्रजनन क्रियाओं में कौन सा पोषक तत्व काम आता है, वो आता है फास्फोरस, ध्यान रखना। और लास्ट एंड फाइनल बता दूं आपको, बताने का मन तो नहीं कर रहा, फास्फोरस को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ऊर्जा मुद्रा, ध्यान रखना, इधर लिख रहा हूं नीचे, इस फास्फोरस को बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। और मुद्रा तो आप जानते हो, अरे टका, पैसा, ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। अब देखो मेरी ऊर्जा कौन है, ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी करेंसी, एनर्जी मेरे में एनर्जी कब आ रही है, क्योंकि आप 100 से ज्यादा विद्यार्थी जुटे हुए हो, और अगर लाइक ठोक दो ना 150 तो मेरे में और ऊर्जा आ जाएगी। पौधों को ऊर्जा कौन देता है, फास्फोरस देता है। तो इसलिए इसको जीवन की कुंजी, की ऑफ लाइफ, और ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी, मुद्रा को बोलते हैं करेंसी। तो वो भी कहा जाता है किसको, फास्फोरस को। और मेरी ऊर्जा हो आप, आपकी ऊर्जा हूं मैं। तो ध्यान रखना, ऊर्जा मुद्रा मतलब ऊर्जा का संग्रहण भी कार्य करता है कौन, फास्फोरस। अरे पौधों के अंदर जितनी भी शक्ति होती है ना, उस शक्ति का संग्रहण इकट्ठा कौन करता है, वो करता है फास्फोरस। तो देखो फास्फोरस के 3 काम हो गए, पहला काम जड़ों की वृद्धि, दूसरा काम प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक, और तीसरा काम पौधों के अंदर ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा का संग्रहण करता है कौन, फास्फोरस करता है। अब देखो अगर कोई पौधा है ना, उसके अंदर अगर फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, नीचे लिख देता हूं, दिख जाएगा आपको। एक तो लोहा, अगर फास्फोरस की मात्रा बढ़ गई तो लोहे और जिंक की मात्रा को कम कर देता है। लोहा और, वैज्ञानिक दृष्टि से लिखने दो, Fe और Zn, इन दोनों की मात्रा कम कर देता है, ध्यान रखना। अगर पौधों में फास्फोरस की अधिकता हो गई तो किसकी, दोनों की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब देखो इसमें अगर कमी हो गई, पौधों के अंदर फास्फोरस की कमी हो गई, तो क्या क्या हानि हो जाएगी अपन को, वो मैं बता रहा हूं। कमी के लक्षण देखो, जो पत्तियां होती है ना पौधों की, पत्तियां वो दांतली के आकार की हो जाती है। पहली कमी, इस पौधे को मिटा रहा हूं मैं, कमी के लक्षण बता रहा हूं, और ये है अपना कमी का लक्षण, ये डिब्बा है। पहली तो हो गई इसमें पत्तियां क्या हो गई, हंसिया आकार की, हंसिया जानते हो, दांतली हंसिया आकार की हो जाएगी, पहली कमी। पत्तियां कैसी हो जाएगी, हंसिया के आकार की, और वही पत्तियों पर ऊपर बैंगनी, पर्पल कलर, लाल पर्पल कलर आता है ना, वैसे रंग के धब्बे हो जाते हैं। तो पत्तियों पर, नीचे लिख देता हूं, पत्तियों पर बैंगन के आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। ध्यान रखना, फास्फोरस की कमी से पत्तियां कैसी हो जाएगी, बैंगनी या लाल पर्पल आकार की हो जाती है। और सबसे लास्ट में बताता हूं मैं इंपॉर्टेंट बात, जो भी फसल होती है ना, फसल आपने देखा होगा, बाजरा हो गया, गेहूं देख लो, कोई गेहूं बोदा रह जाता है, बोदा मतलब पतला पतला, पक जाता है, फसल समय से पूर्व ही पक जाती है, और अब छोटा गुट्टे सी रह जाता है गेहूं,
और पक भी जाता है, दाना पोला पोला सा पतला सा रह जाता है, आपने देखा होगा। तो ध्यान रखना, फसल समय से पूर्व पक जाती है, फसल समय से पूर्व पक जाती है, पूर्व पक जाती है। पकना जान दो, पकना, पक जाती है। मैं भी पका हुआ हूं, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो रे, ले लो ले लो ले लो, फटाफट ले लो। सर कुछ हिलता हुआ दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है? अरे क्या हिल रहा रे? एक बार टेक्निकल टीम देखो, बच्चे बोल रहे हैं कुछ हिलता हुआ दिख रहा। अरे क्या हिल गया रे? है? अरे दादा बता रहे, लिख के तो बता भाई, क्या क्या हिल रहा?